वी स्टार्ट एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है जी, इसके बारे में डिस्कशन की है। एडीएच के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में भी डिस्कशन की है। कल का लेक्चर जो लोग मिस कर चुके हैं प्लीज़ उसको एक दफ़ा देख ले, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस याद रखें, इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल। अ मेटाबॉलिक disease characterized by elevated level of blood ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को हम आम वर्ड में शुगर भी कहते हैं, ठीक है जी। एक्चुअली ऐसा मेटाबॉलिक डिजीज जिसके अंदर ब्लड में किस चीज़ का लेवल ज़्यादा रहे, ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इट इज ड्यू टू either insulin deficiency or insulin रेजिस्टेंस, ठीक है जी। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें दो इश्यूज होते हैं, या तो उन लोगों के बॉडी में इंसुलिन होता नहीं है, डिफिशियंसी होती है, या इंसुलिन होता है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं करता, उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल को हाई से क्या करता है, काम करता है। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर इंसुलिन नहीं है या है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज लेवल परसिस्टेंटली क्या रहेगी, एलिवेट रहेगी, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे उनको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ठीक है जी। अब सवाल आता है इंसुलिन के ऊपर अपना, तो हेडिंग दे दे इंसुलिन क्या है, और इंसुलिन को जानकर हम डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर इंसुलिन फर्स्ट। इंसुलिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन इन नेचर हार्मोन दैट कम फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। ये कहाँ से आता है? बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। यहाँ पे लिखे हार्मोन कम फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है जी। पेंक्रियाज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल का नाम क्या है? बीटा सेल है, जो रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। इट इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड, और जो हार्मोन अमाइनो एसिड से बनता है वो प्रोटीन इन नेचर में होता है, ठीक है जी। इसी तरह इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होती है? 51 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर कितने पेप्टाइड चेन है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन containing 31 and 20 amino acid, and both are, अब this is the MCQ's question, bonded with help of dash। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक में 31 अमाइनो एसिड है, दूसरे में 20 अमाइनो एसिड है। तो 31 + 20 = 51। ऐसा इमेजिन करें कि ये एक अमाइनो एसिड चेन है और हर अमाइनो एसिड के दरमियान पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको इसलिए कहते हैं कि ईच अमाइनो एसिड कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक चेन में तो ज्यादा अमाइनो एसिड है, 31 तक है, दूसरे चेन में कितने हैं? बस 20 तक है। तो आप लोग को पता है कि हर 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो एक चेन में तो ज्यादा अमाइनो एसिड है, तो एक बॉन्ड होगी कि ज्यादा होगी, इसलिए पॉलीपेप्टाइड है। पॉली मीन मेनी, तो यहाँ पे एक चेन में ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और इसको हम चेन कहते हैं। तो 31 20 = 51। अब इन दो चेन को आपस में मिलाएंगे तब इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम फ्यूचर में किस चीज का नाम देंगे? इंसुलिन का नाम देंगे। अब एमसीक्यूज ये है, ये दोनों चेन आपस में बॉन्डेड है, दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ सल्फर। किसके जरिए? सल्फर। लेकिन मैंने दोनों चेन के दरमियान सिंगल सल्फर ड्रा किया, डबल, मतलब एक सल्फर ये है और एक ये है, इसको हम डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई सल्फाइड। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में जो दोनों चेन है
ये दोनों आपस में किसके जरिए अटैच होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड के जरिए। ठीक है जी, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इसमें लेके रिसेप्टर फॉर इंसुलिन इज प्रेजेंट इन डैश। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि जब इंसुलिन रिलीज होता है और जिस सेल पे यह काम करता है, और इसका टारगेट यह है कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो बॉडी में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जहाँ पे ये काम करता है तो वहाँ पे अपने किसको अटैच होगी, रिसेप्टर को। और जिस सेल पे ये काम करता है उसको टारगेट सेल कहते हैं। तो सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होती है एंड न्यूक्लियस होता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं कि वो सेल के साइटोप्लाज्म में एक्ट करते हैं, कुछ न्यूक्लियस में करते हैं। लेकिन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, ये जिस सेल पे भी जाकर काम करता है इट इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। ये किसको अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन। और मेरे ख्याल में ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आप लोगों को हर एग्जाम के अंदर शो होता है कि इंसुलिन जहाँ पे भी काम करेगा सेल पे, तो ये कहाँ को अटैच होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं। इनको हम मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो दोज रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जो इंसुलिन है इसकी जो टारगेट एरिया है काम करने के लिए, तो सेल के अंदर कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जो इंसुलिन है इसका काम क्या है, इसमें लेके फंक्शन, इसकी जो फिजियोलॉजी है, या इंसुलिन का जो मेन एक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। नंबर 1 पॉइंट, एट लोअर ग्लूकोज लेवल। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करना ये किसका काम है, इंसुलिन का काम है। एक तो ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, कम करता है। नंबर 2, इसमें एक और पॉइंट लेके, इट हेल्प इन प्रोटियोजेनेसिस। इसका मतलब ये है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। जब इंसुलिन बॉडी में होगा तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है जी। नंबर 3, इट हेल्प इन लाइपोजेनेसिस। ये किस में काम करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। जितना इंसुलिन बॉडी में ज्यादा होगा उतना लिपिड की सिंथेसिस क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड दिस वन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इस तीसरे नंबर पॉइंट में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है कि इंसुलिन का काम लिपिड पे क्या है, इट हेल्प इन लाइपोजेनेसिस, इट हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। इसका मतलब यह है कि जितना इंसुलिन ज़्यादा होगा उतना प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगी, उतना लिपिड भी ज़्यादा बनेगी। तो बॉडी का जो वेट है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा। इसलिए इंसुलिन कैन कॉज वेट गेन। ये क्या कराता है, वेट गेन कराता है। तो यहाँ पे लेके इट रिजल्ट वेट गेन। इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से वेट गेन के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर द मेन पॉइंट यू पीपल शुड नो फॉर द एक्शंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है जी। अब आते हैं अपनी कंसेप्ट की तरफ। अगर इंसुलिन फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्कुल ना बनाए तो फिर इसको हम डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएंगे, या इंसुलिन बॉडी बनाए लेकिन रिसेप्टर पे काम ना करे तो उसके वजह से भी डायबिटीज़ होता है। अब डायबिटीज़ के अंदर आप लोगों ने याद रखने हैं 2 कंसेप्ट है। एक को हम डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं, दूसरे को हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं। आप लोग इसमें लिखे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। अब इस टाइप्स के अंदर एमसीक्यूज आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। एक साइड पे आप लोग लेके DM1, ठीक है, और यहाँ पे लेके DM2, डायबिटीज टाइप 1 एंड डायबिटीज टाइप 2। ठीक है जी। हाँ, तो जब बॉडी प्रोटीन बनाती रहेगी, लिपिड बनाती रहेगी, उससे ओवरऑल वेट ज्यादा होता है। जब आप वेट लॉस करेंगे तो लिपिड आप खत्म करना चाहते हैं कि ज्यादा। एक बंदा ओबीज है, पहले से फैटी है, और लोग कहते हैं यार अपना वजन कम करे, वो एक्सरसाइज क्यों करता है, ताकि लिपिड क्या करें, काम करे। तो लाइपोलाइसिस की वजह से वेट लॉस होता है, लेकिन लिपिड सिंथेसिस की वजह से वेट गेन होता है। ठीक है जी। मतलब आप बॉडी पे चीजें डिपॉजिट करते जा रहे हैं तो उससे ओवरऑल वेट क्या होता है, गेन होता है। DM1 का मतलब क्या है, ये ऐसा कंडीशन है, गौर से सुने, इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल हमेशा हाई होता है। जब बात डायबिटीज़ की होती है देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की जिक्र अगर हम करें, देयर इज एब्सेंट इंसुलिन। इसका मतलब यह है कि ऐसा शुगर का मरीज जिसके बॉडी में इंसुलिन ना हो और उसकी वजह से उसका शुगर लेवल क्या है, ज़्यादा हो, उसको हम DM1 कहते हैं। तो एब्सेंट इंसुलिन प्लस हाई ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड DM1। अब आते हैं इसकी तरफ। अगर एक पेशेंट है उसका आप ग्लूकोज लेवल चेक करें और आप इंसुलिन लेवल चेक करें, अब गौर से देखें। फॉर एग्जांपल इफ यू सी अ पेशेंट हु हैज हाई ग्लूकोज बट उसके बॉडी में इंसुलिन भी है, प्रेजेंट है, तो उसको हम DM2 कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या शुगर क्यों ज़्यादा है इंसुलिन के होते हुए, क्योंकि इंसुलिन का काम यह है कि शुगर कम करना। एंड दिस इज आंसर, इंसुलिन है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं करता, रेजिस्टेंस है, इस वजह से DM2 होता है। लेकिन अगर एब्सेंसी है तो फिर DM1 होता है। तो इंसुलिन कहाँ से आता है, बीटा सेल से, तो इसमें बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है। तो इसमें लेके हियर इज बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह है
कि जब बीटा सेल पेंक्रियास के अंदर डिस्ट्रॉय होगी तो वो प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगी, और जब इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और इसमें लिखे हियर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इंसुलिन तो है लेकिन वो प्रॉपरली रिसेप्टर पे काम नहीं करता, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इस वजह से जो शुगर लेवल है वो काम नहीं होता। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आता है कि मोस्ट कॉमन काज, क्या बात, मोस्ट कॉमन काज का मतलब यह है कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से किस सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, बीटा सेल। आंसर इज ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सा, ऑटो इम्यून डिजीज। तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। हमारी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन होती है जिसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है एंटी GAD गेड एंटीबॉडी, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। एंटी गेड एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो हमारी इम्यून सिस्टम बनाती है और जाकर किस सेल के खिलाफ रिएक्ट करती है, बीटा सेल। और जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा तो वो प्रॉपरली जो इंसुलिन है वो रिलीज नहीं करेगा, तो उसकी वजह से कौन सा डायबिटीज होगा, DM1 होगा। अगर किसी ने इसका पूरा फॉर्म लिखना है तो इसका पूरा फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है जी। सो एंटी गेड का मतलब ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी। दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रक्शन एंड दैट विल रिजल्ट DM1। अगर इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, इसका वजह क्या है, जहाँ पे इंसुलिन ने काम करना है सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको ब्लॉक करता है एक्सेस फैट्स इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर फैट्स का लेवल ज़्यादा होता है, मतलब एक्सेस फैट, हाइपरलिपिडीमिया का मरीज होता है, हम क्या कहते हैं, अपना वजन कम करे आपको शुगर का चांस हो सकता है, वजन कम करे आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एक्सेस फैट्स जो होते हैं वो इंसुलिन को काम करने नहीं देते। तो द लीडिंग कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ओबेसिटी। क्या होता है, ओबेसिटी होता है। तो आप लोग इसमें लेके मोस्ट कॉमन काज, अगर DM2 के बारे में किसी ने काज के बारे में पूछा है तो प्लीज याद रखें जो मोस्ट कॉमन काज है DM2 के अंदर कि ऐसी चीज जो इंसुलिन को रिसेप्टर पे काम करने नहीं देती, उसका लीडिंग काज क्या होता है, ओबेसिटी होता है, एक्सेस फैट्स होती है। तो एक्सेस फैट्स है वो इंसुलिन को काम करने से रोकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की एक वजह जेनेटिक म्यूटेशन भी होती है। मतलब कुछ लोग ऐसी है कि जिसको माँ बाप से ऐसी जीन आती है कि वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो मतलब ये लोग जो होते हैं इनको डायबिटीज अर्ली होगी कि लेट होगी, अर्ली। मतलब आजकल देखे 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र के बच्चों को डायबिटीज होता है। सो दोज डायबिटीज विच प्रेजेंट अर्ली इन द लाइफ 90% दे आर टाइप 1 डायबिटीज। और जो लेट इन द लाइफ होता है वो क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज। इसलिए इस टाइप 1 डायबिटीज को अर्ली प्रेजेंट होने की वजह से जुविनाइल डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, जुविनाइल डायबिटीज। जुविनाइल का मतलब अर्ली एज में, ठीक है जी। और जो डायबिटीज बाद में आती है तो DM2 को हम बुक के अंदर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। क्योंकि एक बंदा है उसको जब फैट्स बढ़ते हैं वो ओबीज होता है तो उसकी एज ऑलमोस्ट 30+ होती है। तो इसका मतलब यह है इसकी जो इंसिडेंस है या अकोरेंस है, इंसिडेंस, तो प्लीज याद रखें वो लेस देन 30 ईयर एज में, मतलब यंगर एज के अंदर डायबिटीज कौन सी होती है, टाइप 1। और इसमें अगर आप लेंगे तो इट इज यूजुअली प्रेजेंट आफ्टर द एज ऑफ 30। तो मतलब ये एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 जो है वो अर्ली आता है और जो टाइप 2 है वो फिर लेट प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। HLA का नाम सुना है कि नहीं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। मतलब जिस बंदे में HLA के अंदर प्रॉब्लम आता है तो HLA DR3, कौन सा, HLA DR3, इस जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से किस सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, बीटा सेल। तो फिर उन बच्चों के अंदर जिंदगी में अर्ली लाइफ के अंदर डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसके लिए कॉम्प्लिकेशन। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज को टाइम पे ट्रीट ना करें प्रॉपरली या इसकी शुगर लेवल को सही तरीके से टाइट कंट्रोल ना करें तो इन बच्चों में क्या हो सकता है। देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस नाउ, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। DKA का नाम सुना है कि नहीं। तो DKA आप लोग हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट के अंदर देखते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। अब ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, यार DKA टाइप 1 में होता है टाइप 2 में क्यों नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें नहीं होता क्योंकि जेनेटिक एसोसिएशन सिर्फ टाइप 1 के साथ होता है, टाइप 2 में जेनेटिक एसोसिएशन नहीं होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे हाइपर अस्मोलर इसकी कॉम्प्लिकेशन लेके कि इसमें होता है नॉन कीटोटिक हाइपर अस्मोलर कोमा, ठीक है, NKHC, नॉन कीटोटिक हाइपर अस्मोलर कोमा, ठीक है। इसमें पेशेंट कोमा में जाता है, अनकॉन्शियस होता है, लेकिन इसमें कीटोन बॉडीज नहीं बनते, नॉन कीटोटिक है। और यहाँ पे क्या है, कीटो एसिडोसिस है। तो कीटोन बॉडीज का बनना टाइप 1 है कि टाइप 2,
टाइप 1 है। रिसेंटली हमने जब एग्जाम दिया था एमआरसीपी एग्जाम, उसमें क्वेश्चन था कि डीकेए पेशेंट है और टाइप 1 है, उसमें कीटोन बॉडी बनने का वजह क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह क्या है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी होता है और एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर भी आ सकता है। लेकिन फिर से एक दफा गौर से सुने, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन लिपिड। ये लिपिड बनाता है, ये लिपिड को लाइज करता है, लिपिड बनाता है। तो इंसुलिन का काम लिपिड की क्या करना है, सिंथेसिस करना है। ये एक वर्ड मैंने एमसीक्यूज में इसलिए रखा है, दिस वर्ड विल एक्सप्लेन व्हाई अ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट डेवलप डीकेए। यही पॉइंट होता है फिजियोलॉजी के अंदर। जब आप लोगों को ये चीज समझ में आए, एमसीक्यू भी क्लियर है और आप इसको भी आंसर कर सकेंगे। ठीक है जी। अब ये तो इसकी जनाब कुछ डिफरेंशिएशन थी डीकेए और एच के बारे में, प्लस टाइप 1 एंड टाइप 2। अब चाहे पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है चाहे टाइप 2 डायबिटीज है, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि दोनों में सेम होते हैं। तो लेकिन जनरल सिम्टम, मतलब आपके पास एक मरीज आता है और उसको डायबिटीज के सिम्टम है, आप कैसे जानेंगे कि दिस पेशेंट हैज डायबिटीज और नॉट। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो टाइप 1 में भी होते हैं और टाइप 2 में भी होते हैं। प्लीज याद रखें, शुगर का सबसे पहला अलामत यह है कि पेशेंट को जल्दी जल्दी यूरिन आएगी, देयर इज पॉलीयूरिया। ठीक है जी। पेशेंट बताएगा कि मैं रात को 4 दफ़ा या 5 दफ़ा पेशाब करने के लिए जाता हूँ। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में जो यूरिनेशन है ये नाइट के दौरान ज़्यादा होती है, तो दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। क्या होता है, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। जितना बंदा यूरिन ज़्यादा पास करेगा उतना उसको तरस ज़्यादा लगेगी, तो देयर इज पॉलीडेप्सिया। क्या होता है, पॉलीडेप्सिया। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, देयर इज, तो जब भूख ज़्यादा लगेगी तो वो मतलब खाएंगे भी ज़्यादा, तो देयर इज पॉलीफेजिया। ये 3 चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, एक्सेसिव यूरिनेशन, excessive thirst sensation and excessive eating. These are the 3 P's triad for diabetic patient. ठीक है जी। अब एक पेशेंट है और जब वो ज्यादा यूरिन पास करेगा उसको thirst sensation भी होगी, तो इनकी जो माउथ है दे विल फील लाइक ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया। क्या होता है, जीरोस्टोमिया। इन चीज़ों के साथ साथ पेशेंट ये भी बताएगा कि पिछले 1 महीने या 1.5 महीने से उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो वेट है उसमें अच्छी खासी कमी आ रही है, तो देयर इज वेट लॉस। डायबिटीज में क्या होता है, वेट लॉस होता है। यहाँ पे लिखे देयर इज वेट लॉस, पेशेंट विल डेवलप वेट लॉस। तो वेट लॉस इज अ साइन ऑफ डायबिटीज। लेकिन डायबिटीज के अंदर वेट लॉस 2 कंडीशन में होता है, या तो लॉन्ग रन से डायबिटीज है, मतलब 2 साल से 3 साल से, और दूसरी बात अनकंट्रोल डायबिटीज में। अगर पेशेंट एहतियात नहीं करता और उसका शुगर बढ़ता जाए तो हम उस बंदे को खुद बताते हैं कि यार पिछले 1 महीने से आपकी सेहत अच्छी खासी कम हो गई है, आप में वीकनेस आ गई है। ठीक है जी। तो मतलब वेट लॉस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, लेकिन ये 3 चीज हमने डिस्कस करने हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया एंड पॉलीफेजिया। अब इन 3 चीज़ों के साथ अगर किसी मरीज की एज 30 प्लस है और उसका थोड़ा सा हेल्दी मतलब ओबेसिटी भी दिख रही है, तो आप उसका ब्लड शुगर कराएं, ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। मे बी द पेशेंट में हैज डायबिटीज, शायद उसको क्या हो सकता है, डायबिटीज। अगर ये नहीं है तो उसको एडीएच मसला भी हो सकता है, उसमें भी पॉलीयूरिया होता है, लेकिन वो डायबिटीज इंसिपिडस है, और ये क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है जी। अब इस तरह के सिम्टम में अगर कोई पेशेंट आता है तो बीइंग अ डॉक्टर हम क्या करते हैं, तो लेके इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन, तो हम 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक हम कहते हैं एम्प्टी स्टमक पे शुगर टेस्ट करना, और एक फुल स्टमक पे शुगर टेस्ट करना। अगर हम एम्प्टी स्टमक पे शुगर टेस्ट करते हैं, इसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, FBS। ठीक है जी, फास्टिंग ब्लड शुगर। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, और से सुने, अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर आप देखें और वो 100 mg/dl से क्या रहा है, कम आ रहा है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। वो क्या होगा, नॉर्मल। मतलब खाली पेट पे अगर शुगर की वैल्यू 100 से कम है, 95 है, 98 है, 90 है, दैट इज अ नॉर्मल शुगर इन द बॉडी। लेकिन अगर आप एक पेशेंट की शुगर टेस्ट करते हैं एम्प्टी स्टमक पे, लेकिन इसका जो रेंज है वो 100 से लेके 126 के दरमियान में आ रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा है और 126 से कम है, इसको प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री डायबिटिक। पेशेंट की शुगर ज़्यादा है बट स्टिल पेशेंट डू नॉट डेवलप डायबिटीज़, मतलब इसको डायबिटीज़ का रिस्क है, तो इसका मतलब यह है दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटीज़। इसको हम क्या कहते हैं, प्री डायबिटीज़। अब घर के लिए या प्रैक्टिस में याद रखें, जिसका शुगर लेवल 100 और 126 के दरमियान है, उन लोगों को कभी भी आप मेडिसिन पे ना रखें। उनको बताएं कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन लाएं, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आप मतलब ये है कि स्वीट्स या जो मतलब स्वीट चीज़ें हैं या बेकरी आइटम है उसको जनाब कम करें, तो डाइट को चेंज करके ये अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस में मेरे खुद 2-3 बंदे ऐसे हैं कि उसको पिछले 20-25 साल से उन लोगों को शुगर होता है 110 और 115 के दरमियान,
तो अनटिल अनलेस डायबिटीज डू नॉट क्रॉस 126 इट इज नॉट अ डेंजरस सिचुएशन, ठीक है जी। लेकिन इन लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको फॉलो अप करना चाहिए, हर 3 महीने के बाद एक टेस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि यार पिछले 2 साल से एंड हु नोस कि डायबिटीज जंप कर जाए। तो 126 से नीचे ग्लूकोज रखना हमारा टारगेट है। ये तो आइडियल नंबर है ना 100 से कम, लेकिन 100 से 126 क्या होता है, प्री डायबिटिक होता है। लेकिन अगर आप किसी का, ये हम किस शुगर की बात करें, एम्प्टी स्टमक में, फास्टिंग में, लेकिन अगर आप फास्टिंग करें और उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा आ जाए 126, दिस पेशेंट कंसिडर्ड एज अ डायबिटिक पेशेंट, फिर ये डायबिटीज होता है। तो फास्टिंग के लिए ये घर में आपसे कोई पूछ सकता है कि यार खाली पेट में शुगर कितने से ज़्यादा आ जाए, तो मतलब हम सोच सकते हैं कि यार प्लाने को शुगर है कि नहीं है, दैट इज द नंबर 126, ये गोल्डन नंबर याद रखना है, ठीक है जी। अब आते हैं, इस तरह के कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका हम आरबीएस भी करते हैं, इसको कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब ये है कि अभी खाना खाया है और खाने के 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आरबीएस कहते हैं। आप कल को क्लिनिक में काम करते हैं और आपसे कोई ये पूछे कि डॉक्टर साहब मैंने एम्प्टी स्टमक पर टेस्ट करना है, तो मेरे लिए जनाब टाइमिंग कितना होना चाहिए। जब बंदा खाना खाए या कोई चीज़ पिए, इसमें सिर्फ खाना खाने की शर्त नहीं है, कोई ड्रिंक आप पिए, कोई मतलब मशरूबात वगैरह पिए, तो उसमें भी तो एनर्जी या ग्लूकोज होती है। तो आप कोई चीज़ स्वालो करें या कोई चीज़ लिक्विड ले लें और फिर दूसरी खाने में आप गैप आके मिनिमम 8 आवर्स, कितने 8 आवर्स, तो फिर उसके बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसको हम कंसिडर एफबीएस करेंगे। अगर 8 घंटे के अंदर आप करते हैं, 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, वो सारा किस में आएगा, आरबीएस में आएगा। एम्प्टी स्टमक पे ज़्यादातर टेस्ट लोग दिन में करते हैं कि सुबह सवेरे करते हैं, सुबह सवेरे, क्योंकि रात भर हम सोते हैं तो 7-8 घंटे हम कुछ न खाते हैं न पीते हैं, तो सुबह सवेरे उठने से पहले, मतलब उठ के, मतलब नाश्ते से पहले हम जो टेस्ट करते हैं वो किस में आता है, एफबीएस में आता है। और जो मोस्ट एक्यूरेट होता है ना वो कौन सा होता है, एफबीएस होता है। आप लोगों ने सुना होगा एफबीएस इज मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि एम्प्टी स्टमक है। और आरबीएस अब पता नहीं किसी ने क्या खाना खाया है, किसी ने और क्या खाया है, किसी ने चावल खाया है, किसी ने सब्जी खाई है, तो दोनों का तो आरबीएस चेंज आएगा ना। तो मतलब डाइट पे डिपेंड करते हुए आरबीएस इज नॉट दैट मच हेल्पफुल, बट वी कैन गो फॉर इट एज वेल। लेकिन आरबीएस अगर हम करें ना आरबीएस, तो इसका जो अगर वैल्यू है लेस देन 180 आ जाए, कितने से, लेस देन 180, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्मल, दैट इज आइडियल वन। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसका जो नंबर है वो 180 और किसके दरमियान आता है, 200 mg पर डेल, तो उसको प्री डायबिटिक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री डायबिटिक, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अगर आप फुल स्टमक पे खाना खाने के बाद किसी का शुगर टेस्ट करें और वो 200 से ज़्यादा आ जाए, किसी से 200 से ज़्यादा आ जाए, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे, समझ गए कि नहीं। तो दीज आर द टेस्ट यू पीपल शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट डायबिटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे लिए वो टेस्ट करें जिसमें मैं पिछले 3 मंथ की स्टेटस चेक करूँ, वो HbA1c होता है। क्या होता है, HbA1c। तो इसके नीचे आप लोग एक और टेस्ट लिखे, उस टेस्ट का नाम होता है HbA1c, ये नाम सुना है कि नहीं। इसके बारे में एमसीक्यूज में आता है, दिस इज द टेस्ट विच इज डन टू सी द स्टेटस ऑफ 3 मंथ शुगर, मतलब 3 महीने की शुगर स्टेटस को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, HbA1c करते हैं, ठीक है जी। और जो HbA1c है इसमें आप लोगों को याद रखना है ये लेस देन 6.5 मिलीमोल होना चाहिए, लेस देन 6 मिलीमोल पर लीटर, इससे कम होना चाहिए। अगर ये 7 क्रॉस कर जाए तो फिर ये पिछले 3 महीने से उसका शुगर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और एक HbA1c करते हैं। और एग्जाम में आता है कि HbA1c विल रीड द स्टेटस ऑफ ब्लड शुगर फॉर हाउ मेनी मंथ्स, आंसर इज 3 मंथ्स। ये 3 मंथ स्टेटस हमें बताता है, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने साइड पे लिखना है कि ये हमें 3 महीनों का स्टेटस बताता है ब्लड शुगर की। फिर अगर एक पेशेंट है आप उसकी मजीद टेस्टिंग करना चाहें तो आप यूरिन मतलब यूरिन शुगर भी चेक करते हैं। यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज यूरिया होता है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर यूरिन में जाता है। देखिए नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जब शुगर का लेवल नॉर्मल है, ऑल शुगर इन द बॉडी फिल्टर इन द किडनी, लेकिन जब किडनी फिल्टर करती है, मुझे ये बताए, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, ये बताए ना। फिर इसके बाद PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, फिर इस तरह DCT कलेक्टिंग डक्ट्स। सवाल ये है ब्लड में अगर कौन सी चीज़ आ जाए, ग्लूकोज, तो जब ग्लूकोज फिल्टर हो जाए इस पार्ट को हम PCT कहते हैं। क्या कहते हैं, PCT। कितना परसेंट शुगर फिल्टर होता है, 100, और 100% शुगर जो है ये वापस ब्लड में आता है किस पार्ट से, PCT। ये भी एग्जाम में आता है कि PCT इज द एरिया वे रीअब्जॉर्ब 100% शुगर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस PCT की रीअब्जॉर्ब करने की एक कैपेबिलिटी है। अगर आप शुगर की लेवल डबल से बढ़ाए तो जितना ये रीअब्जॉर्ब कर सकता है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा रहेगा यहाँ पे वो फिर किधर जाएगा, यूरिन में जाएगा।
तो यूरिन के अंदर शुगर का आना इनडायरेक्टली मतलब यह है कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हम यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज चेक करते हैं। ये मैंने कहीं पे हिस्ट्री में पढ़ा था, लिखते हैं कि जब पहले पहले मेडिकल इतनी एडवांस नहीं थी, पता शुगर का अंदाज़ा लोग कैसे करते थे, लोगों को बताया जाता था कि वो किसी ओपन एरिया में यूरिन पास करें, यूरिन पास करने के बाद वो फिर देखते थे, अगर उसके अगर कोई इस तरह 70 वगैरह मतलब आती थी तो उसके अंदर क्या था, शुगर था। तो फिर लोग कहते इस बंदे के अंदर शुगर है। ये जब पहले पहले बिल्कुल एंशियंट टाइम में मेडिसिन एडवांस थी नहीं, लैब नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन आजकल जो है बहुत टेक्निक्स आ गई है। तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लेना है FBS से, फिर RBS पे जाना है, HbA1c को देखना है और यूरिन के अंदर भी शुगर देखना है। ठीक है जी, अगर आपने कंफर्म कर दिया कि एक पेशेंट है उसको शुगर है तो फिर आप इसको मैनेज भी करेंगे। तो लेकिन मेडिकेशन, इसके अब मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन पढ़ेंगे कि शुगर के मेडिसिन कौन कौन से हैं और हम किस पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ों दे सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे शाबाश। ओके, मेडिकेशन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, हाँ क्या टेस्ट। ओके, अगर आप किसी का FBS करें और किसी का 126 से ज़्यादा है तो यू डू नॉट से इट इज़ अ डायबिटीज़ प्रॉपर। डायबिटिक रेंज ज़रूर है, लेकिन आप उसका 2 दिन बाद एक और टेस्ट करें। मतलब ये कि आप उसको कहें कि अपना डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें, कंट्रोल करने के बाद भी अगर उसका शुगर 126 से प्लस आ रहे हैं तो 3 ओकेजन पे अगर ये बढ़ जाए तो फिर उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लेके मेडिकेशन के बारे में कि अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन हम दे सकते हैं। पहले तो आप लोगों को याद रखना है, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें किस चीज़ की कमी है, इंसुलिन। तो उसको हम बाहर से इंसुलिन शॉट लगाते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। अब इंसुलिन के कुछ नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। कुछ इंसुलिन होते हैं जिसको हम कहते हैं लिस्प्रो, ये इंसुलिन का नाम है, लिस्प्रो इंजेक्शन आते हैं। एक का नाम है फॉर एग्जाम्पल ग्लूलीसीन, ठीक है, ग्लूलीसीन, ठीक है। एक का नाम है स्पार्ट, एक क्या होता है, स्पार्ट। ये इंसुलिन के डिफरेंट नाम होते हैं, एग्जाम में आते हैं। सर अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ याद रखना है। फिर एक और इंसुलिन आता है, इसको हम कहते हैं NPH, कौन सा, NPH। और एक इंसुलिन होता है दैट इज नोन एज ह्यूमुलिन, कौन सा, ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन R, ठीक है। और एक होता है डेटिमर, डेटिमर एंड ग्लार्गिन, ग्लार्गिन। ये सारे के सारे इंसुलिन के नाम होते हैं। डिफरेंट इंसुलिन देते हैं, लेकिन ये डायबिटोलॉजिस्ट का काम है कि किस पेशेंट को कौन सा इंसुलिन देना चाहिए। लेकिन एग्जाम्स में आप लोगों से क्या पूछते हैं, ये पहले 3 नाम जो मैंने लिखे हैं ना, लेस्प्रो, ग्लूलीसीन एंड स्पार्ट, ये 3 जो होते हैं 3, इनको कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसका नाम क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। कि जो ह्यूमुलिन R है इसको आप कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट एक्टिंग में क्या फ़र्क है, जो अल्ट्रा शॉर्ट है ये बिल्कुल बहुत कम टाइम में क्विक एक्शन करते हैं, मतलब शॉर्ट से भी शॉर्ट होता है। आप ये इंजेक्शन किसी को लगाएंगे विद इन अ सेकंड उसका जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन दे एक्ट फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट के बाद क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग। फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक काम करने वाला NPH होता है, दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। एग्जाम के अंदर आप लोगों को सिर्फ ये पूछा जाता है कि अल्ट्रा शॉर्ट कौन सा है, इंटरमीडिएट कौन सा है, ये आप लोगों ने क्लासिफिकेशन याद रखनी है। और अगर आपने किसी को इंसुलिन देना है कि एक शॉट लगाने के बाद वो 24 घंटे तक काम करे, कितने, 24 घंटे, तो फिर वो ज़्यादा देर तक काम करेगा, उसको लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। तो उसमें डेटिमर एंड ग्लार्गिन आता है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इन दोनों को लिखना है, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है। इन दोनों के ऊपर मैंने इस तरह याद किया था, देखें इसका पहला वर्ड क्या है, डी। इट इज नोन फॉर ड्यूरेशन, ज्यादा ड्यूरेशन तक काम करता है, दैट इज डेटिमर फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ज्यादा। ये कौन सा है, लॉन्ग एक्टिंग। ये ग्लार्जीन है, तो GLARG, ग्लार, लार्ज, लार्ज इसमें आता है, LARG, तो लार्ज मीन लॉन्ग एक्टिंग, ज्यादा। ठीक है, तो ग्लार्जीन इज लार्ज एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग है, और डी फॉर ड्यूरेशन है। तो ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग है, ये 3 अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ठीक है जी, ये हम डिफरेंट कंडीशन में देते हैं। एक पेशेंट है उसका एकदम ग्लूकोज लेवल एब्रप्टली बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप उसको ऐसा इंसुलिन लगाए कि कम टाइम में काम करे, लेकिन क्विकली शुगर लेवल क्या करें, कम करें। लेकिन अगर एक पेशेंट 2 साल 3 साल से डायबिटिक पेशेंट है और उसने रोज एक शॉट लगानी है, तो उसको हम किस पे रखते हैं, लॉन्ग एक्टिंग पे रखते हैं। ठीक है जी, तो लॉन्ग एक्टिंग फॉर स्टेबल पेशेंट होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ये ट्रांजिएंट एब्रप्ट एलिवेशन ऑफ ग्लूकोज में देते हैं। ठीक है जी, मतलब ये इमरजेंसी वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इंसुलिन है ये हमेशा लगाया जाता है सब क्यूटेनियस रूट से। किस रूट से, सब क्यूटेनियस।
आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी जिसको इंसुलिन लगाया जाता है, तो घरों में जो फीमेल होती है वो मेडिकल पर्सनल होती भी है, फिर भी उनको ट्रेन किया जाता है, किसी मतलब बूढ़े को डायबिटीज है तो उसके स्किन के नीचे इंसुलिन लगाता है। तो इसका जो बेस्ट रूट है ना, बेस्ट रूट इंसुलिन लगाने का जो बेस्ट रूट है वो कौन सा होता है? शाबाश, दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस। इसका मतलब यह है कि अंडर द स्किन, स्किन के नीचे लगाई जाती है। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब यह है, एक केस ऐसा है जिसमें हम इंसुलिन आईवी लेते हैं, वो DKA में देते हैं, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन, इट इज अ इमरजेंसी। उसमें हम ऐसे रूट से इंसुलिन देंगे कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो? 100%, और वो जल्दी काम करे। तो फिर DKA पेशेंट के अंदर हम सबक्यूटेनियस रूट देंगे कि आईवी? हम आईवी देंगे, दैट इज इंट्रावीनस। So majority of insulin goes by subcutaneous except in DKA patient where we give insulin in the IV route। ठीक है जी। और यहाँ पे MCQs भी आता है कि अगर आप DKA पेशेंट में किस रूट से इंसुलिन देंगे? बस IV, तो ज्यादातर ह्यूमुलिन आर देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग देते हैं, ह्यूमुलिन आर। ठीक है, ह्यूमुलिन इज इंसुलिन। तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट एक्टिंग हम IV देते हैं, लेकिन साथ में इसी के साथ देखा जाता है कि इतना ज्यादा शॉर्ट भी ना लगाए कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी क्या हो जाए? कम। एंड हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज डेथ बिकॉज ब्रेन कंज्यूम ग्लूकोज फॉर एवरी सेकंड। अगर आप ग्लूकोज ड्रास्टिकली कम करें तो उससे पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इंसुलिन की सुई लगाएंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो भी होंगे। तो लेकिन व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन? अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाते रहे तो उसकी साइड इफेक्ट्स एग्जाम के अंदर प्लीज ऑल द टाइम रिमेंबर इन द MCQ। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। लोग कहते हैं कि अगर एक पेशेंट शुगर का मरीज है और उसको हॉस्पिटल लाया गया है बेहोशी की हालत में, तो समझ जाइए कि उसने इंसुलिन शॉट ज्यादा लगाई है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ड्रास्टिकली क्या हो चुका है? कम। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है जी। नंबर 2 इसमें लेके, जब आप इंसुलिन ज्यादा देर तक लगाते रहेंगे इट कैन कॉज वेट गेन। ये क्या कराता है? वेट गेन कराता है। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है, दैट कैन कॉज वेट गेन, इट लीड्स टू वेट गेन। और नंबर 3 इट कैन कॉज लाइपोडिस्ट्रोफी। ये क्या करा सकता है? लाइपोडिस्ट्रोफी। इसका मतलब यह है कि जब आप इंसुलिन शॉट लगाते हैं तो जहां पे आप इंजेक्शन लगाते हैं ये वहां पे लिपिड की जो डिरेंजमेंट है वो कराता है। तो मतलब जहां पे आपने इंजेक्शन दी है उस जगह पे इस तरह एलिवेशन बनता है, लिपिड उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन शॉट हमेशा एक जगह पे नहीं लगाई जाती। अगर आज आप इंसुलिन जहां पे लगाएंगे, कल पेट में लगाएंगे, परसों इस साइड पे लगाएंगे, मतलब एक साइड पे लगाने के बाद 3 से 4 दिन आप उस जगह पे दोबारा इंसुलिन नहीं लगा सकते। वहां पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि वहां पे लिपिड की जो डिपोजिशन है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड लाइपोडिस्ट्रोफी। तो इंसुलिन शॉट शुड बी गिवन एट डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट विच साइड इफेक्ट? लाइपोडिस्ट्रोफी। लेकिन डरना किस चीज से है? द मोस्ट इंपोर्टेंट इज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने MCQs में याद रखना है नोट में, कि एंडोजीनियस, एंडोजीनियस का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, एंडोजीनियस इंसुलिन ऑलवेज रिलीज वेरी इंपॉर्टेंट सी पेप्टाइड। ये नाम सुना है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जब बीटा सेल इंसुलिन बनाता है तो साथ में कौन सी चीज बनती है? सी पेप्टाइड। ये एक प्रोटीन होता है जो हमें यह बताता है कि इंसुलिन अंदर से बन रहा है। जब इंसुलिन बीटा सेल में बनता है ना, इंसुलिन का जो सबसे पहला फॉर्म होता है, द वेरी वेरी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, दैट इज प्री प्रो इंसुलिन। क्या होता है? प्री प्रो। ये जो प्री प्रो इंसुलिन है ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रो इंसुलिन में। और MCQs ये है कि जब प्रो इंसुलिन से प्रॉपर क्या बनता है? इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन से एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसको क्या कहते हैं? सी पेप्टाइड कहते हैं। सो व्हेन प्रो इंसुलिन कन्वर्ट इनटू इंसुलिन प्रॉपर इट आल्सो रिलीज द सी पेप्टाइड। अब इससे MCQs किस तरह आता है? एक मरीज है, उसका इंसुलिन लेवल ब्लड का बहुत ज्यादा है, और आप ये सोच रहे हैं यार ये इंसुलिन उसने बाहर से ली है या बॉडी ने खुद बनाई है? समझ रहे कि नहीं? तो हम उसके साथ किस चीज का टेस्ट करेंगे? सी पेप्टाइड। अगर इंसुलिन के साथ इक्वली सी पेप्टाइड भी ज्यादा है तो फिर इंसुलिन कहाँ से आया है? अंदर से, दैट इज एंडोजीनियस, बीटा सेल से आया है। और इंसुलिन अगर एबनॉर्मली बहुत ज्यादा आ जाए इट मे बी अ कैंसर ऑफ बीटा सेल, दैट इज इंसुलिनोमा। किसके अंदर? इंसुलिनोमा। लेकिन अगर आप शॉर्ट लगाएंगे तो इंसुलिन तो डायरेक्ट इंजेक्शन में इंसुलिन की शक्ल में आता है, उसके साथ सी पेप्टाइड इंक्रीज नहीं होता। तो हाउ टू डिफरेंशिएट एक्सोजीनियस इंसुलिन फ्रॉम एंडोजीनियस टू चेक द सी पेप्टाइड? ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो इंसुलिन है। अब ये बीटा सेल से आता है, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को गौर से देखें। मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज देखें, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो इंसुलिन है इसकी रिलीज होने की मैकेनिज्म क्या है, उसको थोड़ा सा गौर से देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।
अब यहाँ पे मैं एक ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। ये क्या है? बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। क्योंकि इंसुलिन जो है वो किस सेल से आएगा? बीटा सेल से आएगा। और से सुनेंगे तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी। और एक दो किस्म के ड्रग्स ऐसे हैं कि वो यहाँ पे भी काम करते हैं। तो उस ड्रग्स को समझने के लिए ये जो फिजियोलॉजी है ये समझना जरूरी है। जस्ट वी हैव टू टेक 2 to 3 मिनट टाइम इन दिस मैकेनिज्म दैट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड मेनी ड्रग्स। ठीक है जी, देखें होता ये है, दिस इज द बीटा सेल प्रेजेंट इन द पेंक्रियाज। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान का नाम सुना है कि नहीं? ये उधर पे होता है। ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। इस ट्रांसपोर्टर के जरिए ये ब्लड है, बाहर क्या है? ब्लड है। जब ब्लड के अंदर किस चीज का लेवल ज्यादा होगा? ग्लूकोज। दिस इज हाइपरग्लाइसीमिया। उसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो फिर ये ग्लूकोज बाहर से ब्लड से किस सेल में आना शुरू करता है? बीटा सेल। प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सवाल ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है इस पर किस चीज की एंट्री हो गई है? ग्लूकोज। इसलिए इसका नाम रखा गया है GLU, स्टैंड फॉर ग्लूकोज। और इसके जरिए एंटर हुआ है तो T फॉर ट्रांसपोर्टर है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टर जरूरत के वक्त पे ग्लूकोज सेल से ब्लड को भी दे सकता है और ब्लड से सेल को भी देता है। तो एक डायरेक्शन है कि दो, इसलिए इस ट्रांसपोर्टर का नाम GLUT2 है। ग्लूट क्या है? 2। तो ये भी एक MCQs बन गया फिजियोलॉजी में कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन द बीटा सेल इज प्रेजेंट विच टाइप? GLUT 1 2 3 4। आंसर इज GLUT2। इस पे बाई डायरेक्शनल फ्लो होती है। ग्लूकोज एंट्री भी होती है, ग्लूकोज एग्जिट भी होता है। ठीक है जी, उसका नाम क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 उसको हम कहते हैं। अब सवाल यह है, जब ग्लूकोज अंदर आता है, गौर से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिस इज हेयर, इस मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पे एक और चैनल होता है, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम चैनल। उसका नाम क्या है? पोटाशियम चैनल होता है। और यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल होता है। क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम चैनल भी होता है। अब सवाल यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल कि जब ग्लूकोज अंदर आता है, इंपॉर्टेंट यह है, इंपॉर्टेंट मैं इसी को नहीं चढ़ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या डिस्कस करेंगे? पोटाशियम चैनल। अब सवाल यह है, पोटाशियम की ई फ्लक्स होती है, ये बाहर जाता है, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि पोटाशियम इज हाई इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर ज्यादा होता है। सेल्स आर पोटाशियम बैग, सेल्स क्या होते हैं? पोटाशियम बैग। अब सवाल यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और से सुने, जब ग्लूकोज अंदर आता है इट अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये किस सेल के अंदर होता है? बीटा सेल। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एट द एंड क्या बनेगी? ATP। ATP इज एनर्जी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फिर से सुने, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या था? ज्यादा। GLUT2 के जरिए वो ग्लूकोज किस में एंट्री करा? बीटा सेल। बीटा सेल में दैट ग्लूकोज अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन और इससे क्या बना? ATP। और जब ATP एनर्जी आ गई तो इस एनर्जी की वजह से पोटाशियम का बाहर जाना क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। गौर से सुने, जब पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा, इस पोटाशियम की रिटेंशन से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी सेल में कि कम? ज्यादा होगी। और पॉजिटिव का मतलब डीपोलराइजेशन है। क्या है? डीपोलराइजेशन। और जब सेल डीपोलराइज होगा तो इट विल एक्साइट या इनहिबिट? एक्साइट होगा। और इस बीटा सेल के अंदर पहले से उसने क्या बना है? शाबाश, इंसुलिन बना है, क्योंकि इंसुलिन सिंथेसाइज इन द बीटा सेल। तो जब आप पोटाशियम को अंदर रिटेन करेंगे, डीपोलराइजेशन को बढ़ाएंगे, तो सेल एक्साइट होगा कि इनहिबिट? एक्साइट। और उस एक्साइटेशन की वजह से सेल कंट्रैक्ट करेगा और उस कंट्रैक्शन की वजह से किसको रिलीज करेगा? इंसुलिन को रिलीज करेगा। एंड दैट इंसुलिन इन द ब्लड विल गो उन सेल में जहां पे उसने ग्लूकोज को क्या करना है? कम करना है। समझ गए कि नहीं? दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन। 2 पॉइंट से पहले इंसुलिन बनता कैसे है? उन स्टेप्स के अंदर। प्री प्रो इंसुलिन कन्वर्ट इनटू प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन कन्वर्ट इनटू इंसुलिन प्रॉपर। लेकिन ये स्टेप्स किस सेल के अंदर होते हैं? बीटा सेल। अब बीटा सेल को कैसे पता चलेगा कि मैंने इंसुलिन ब्लड को देना है? ये तब देगा जब किस चैनल को ब्लॉक करे? पोटाशियम। पोटाशियम तब ब्लॉक होगा जब ATP आएगी। ATP जनरेट तब होगी जब बाहर से ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज भी बाहर से तब आएगा जब उसका लेवल क्या हो? तो जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इवेंचुअली क्या रिलीज होगा? ताकि ये ब्लड में जाकर उसका लेवल क्या करे? कम कर सके। ठीक है जी, तो दिस इज द पॉइंट यू पीपल शुड नो फॉर द गुड नॉलेज। क्या आप लोग को पता होना चाहिए कि यार इंसुलिन की जो रिलीज है वो बीटा सेल से किस तरह होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पोटाशियम की बाहर जाने को हम इनहिबिट करेंगे, पोटाशियम ई फ्लक्स को इनहिबिट करेंगे, तब इंसुलिन रिलीज होता है। और ये इंसुलिन क्या करेगा? ये फिर जाकर 2 जगहों पे काम करता है, स्केलेटल मसल सेल पे और एडिपोज टिश्यूज पे। कहाँ पे? स्केलेटल मसल सेल एंड एडिपोज टिश्यू। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ये सेल है एडिपोज टिश्यू, दोज टिश्यू विच स्टोर द फैट्स दैट कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। या स्केलेटल में एडिपोज टिश्यू, और किस की बात कर रहा हूँ? स्केलेटल मसल सेल की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, गौर से सुने। इन दोनों जगहों पे इनकी सेल में जो रिसेप्टर है
उसका नाम GLUT4 होता है। क्या होता है? GLUT4। ये एग्जाम में आता है। GLUT2 बीटा सेल में होता है, GLUT4 एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल सेल में होता है। अब सवाल यह है, गौर से सुने, इंसुलिन का काम ग्लूकोज को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। एनीवन कैन गेस, एनीवन इन द क्लास कैन गेस हाउ इंसुलिन विल डिक्रीज ग्लूकोज लेवल? ग्लूकोज लेवल अपने आप से पूछे कैसे कम होगा? इंसुलिन क्या करेगा जिससे ग्लूकोज की लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहन एक ये कहता है कि इंसुलिन उस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर फ्लश करेगा। अगर आप ग्लूकोज को स्टूल के जरिए, यूरिन के जरिए बाहर निकालेंगे तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस में लिखने वाला हूँ, इट्स अ वेरी गोल्डन सेंटेंस इन डायबिटीज, इंसुलिन विल डिक्रीज हाई शुगर इन द ब्लड। कैसे? ये जो इंसुलिन है ये एडिपोज टिश्यू स्केलेटल मसल सेल में जाता है और किस ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करता है? GLUT4 पे। और ये GLUT4 पे एक्ट करके किस चीज की एंट्री को बढ़ाता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को डालता है ब्लड से लेके किस चीज में? एडिपोज टिश्यू में और स्केलेटल मसल में। अब यहाँ पे एक सेंटेंस को गौर से सुने, न कि इंसुलिन ने ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकाला, इंसुलिन ने ग्लूकोज को ले लिया ब्लड से और एडिपोज टिश्यू स्केलेटल मसल के अंदर डाल दिया। तो ये तो सेल के अंदर चला गया, तो ब्लड में उसका लेवल क्या हो गया? कम हो गया। दैट इज हाउ इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड। तो एग्जाम में एक सवाल आता है और इस बुक में भी लिखा है कि हाउ इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज। एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए, ठीक है कि गलत है? इंसुलिन इंक्रीजेस, हाँ जी, इंसुलिन इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू एडिपोज टिश्यू। इसका मतलब यह है कि ये ग्लूकोज को लेकर इसकी अपटेक बढ़ाता है किस सेल के अंदर? एडिपोज टिश्यू, ताकि उसका लेवल ब्लड में कम हो जाए। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज है। अब इस अपटेक के लिए इस इंसुलिन को किस पे काम करना होगा? GLUT4। और इस GLUT4 की तरफ ज्यादातर आने वाली चीजें क्या है? एक्सेस फैट्स है बॉडी में। तो जो लोग ओबीज होते हैं, फैटी होते हैं, उसकी एक्सेस फैट्स जो होती है वो किसको सराउंड करती है? GLUT4। तो अगर उन लोगों में GLUT4 के बाहर फैट्स आ गई, फिर भले बीटा सेल से क्या रिलीज हो जाए? इंसुलिन, तो वो काम कर सकेगा? नो। तो इंसुलिन भी होगा लेकिन फिर भी शुगर लेवल कम नहीं होगा। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड दैट इज द केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। वो क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज। मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ 2-3 बंदे ब्लड है, प्लीज सुने। ये जो इंसुलिन है इसका काम ग्लूकोज को बॉडी से जाया नहीं करना, इसने ग्लूकोज को ब्लड से लेकर किस में डालना है? एडिपोज टिश्यू या स्केलेटल मसल में। लेकिन ये काम किस पे करेगा? GLUT4 पे। अब गौर से सुने, मैं फैट्स हूँ, फैट्स एक्सेस फैट्स हूँ, मैं इसको हक करता हूँ GLUT4 को। तो जब मैं GLUT4 को हक करता हूँ तो इस बंदे के लिए जगह बंद हो गई कि नहीं? ये आ सकेगा? नो आ। तो ये होते हुए भी इसको कम नहीं कर सकेगा। ये टाइप 1 है कि टाइप 2? ये टाइप 2 है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप इस सेल पे हमला करें, सेल को खराब करें ताकि ये दे ही ना, तो मतलब जब ये नहीं होगा, भले ये वेट कर रहा हो लेकिन इसके लिए बंदा नहीं है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज है। तो इंसुलिन न आना इस बीटा सेल के मसले की वजह से वो टाइप 1 है। लेकिन इंसुलिन का आना बावजूद उसके ग्लूकोज का कम ना होना, क्योंकि GLUT4 पे फैट्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो टाइप 2 होता है। अब समझ गए क्या? नहीं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हम कहते हैं वजन कम करें ताकि आपका शुगर लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। वजह क्या है? वजन कम करने से, फैट्स कम करने से GLUT4 के ऊपर जो फैट्स है ना वो खत्म होंगे, तो इंसुलिन काम करना शुरू कर जाएगा। तो डिक्रीज वेट, इंक्रीज ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। और रेजिस्टेंस को क्या करता है? काम करता है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ दिस इंसुलिन एक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल। अब नेक्स्ट सवाल, ये ग्लूकोज इंसुलिन बाहर क्यों नहीं लेके जाता? यूरिन में या स्टूल में? क्योंकि ग्लूकोज तो एनर्जी है। कल किसी बंदे का अगर ग्लूकोज लेवल ड्रास्टिकली क्या हो जाए? कम, तो हमें दोबारा एडिपोज टिश्यू से लेने पड़ेंगे। इसलिए ये रिजर्व रखने के लिए जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को साइड पे करता है कि अभी आपकी जरूरत नहीं है लेकिन तू साइड पे हो जा, लेकिन इसको बॉडी से ये वेस्ट नहीं करने देता। समझ गए क्या? नहीं। तो दीज आर द पॉइंट्स यू पीपल शुड नो फॉर द इंसुलिन मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इंसुलिन के अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी है कि वो हम बंदे को देते हैं और वो ओरली टैबलेट्स में लेते हैं, और उसकी वजह से उसका जो शुगर लेवल है वो क्या रहता है? कंट्रोल। उन मेडिसिन को कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसका मतलब यह है कि वो मेडिसिन जो बंदा टैबलेट्स में ले ले और उससे वो शुगर लेवल क्या रखे? कम रखे, तो उसका नाम है ओरल, लेके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसका मतलब यह है कि दोज मेडिकेशन विच डिक्रीज शुगर लेवल एंड वी टेक इन द टैबलेट फॉर्म। तो उस मेडिसिन का नाम क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट उसको कहते हैं। एग्जाम के लिए जो फेवरेट आता है, द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड बाइग्विनाइड। ये क्या होता है? बाइग्विनाइड। ये जो बाइग्विनाइड है ये मेडिसिन का नाम नहीं है, ये फैमिली का नाम है। किसका? फैमिली।
इसके अंदर एक बंदा रहता है, एक ड्रग रहता है, तो उसका नाम मेटफॉर्मिन है। क्या है? मेटफॉर्मिन। यहाँ पे लेके ग्लूकोफेज का नाम सुना है कि नहीं? ये मेटफॉर्मिन है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन। सो मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग प्रेजेंट इन विच कैटेगरी? बिग्विनाइड फैमिली। एग्जाम के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं मेटफॉर्मिन जो होता है इसका काम क्या है, हाउ इट एक्ट इन द बॉडी। तो लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्लीज एग्जाम के अंदर ये सवाल जरूर आता है मेटफॉर्मिन के ऊपर, वो मैं बताऊंगा। नंबर वन, यार इस यहाँ पे एक सवाल अपने आप से पूछे, मेटफॉर्मिन का काम ग्लूकोज बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। शुगर का मरीज इसलिए देता है ताकि कम करे। हमारा जो लीवर है ना, ये कोशिश करता है कि हर टाइम पे नए नए ग्लूकोज बनाए। तो जो पहले से बनने का ग्लूकोज ज्यादा हो तो उसमें न्यू ग्लूकोज बनने चाहिए, नो। तो मेटफॉर्मिन इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये लीवर में जाकर नए ग्लूकोज की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। यहाँ पे लेके इनहिबिट, हेपेटिक इज द वर्ड यूज फॉर लीवर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नंबर वन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है जी। नंबर टू, एनीवन कैन टेल मी, जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो, हाँ जी, ग्लूकोज का लेवल क्या हो? ज्यादा, उसको हम स्टोर करते हैं एक शक्ल में, उसका नाम ग्लाइकोजन है। क्या है? ग्लाइकोजन है। फिर से सुने, द स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन। फिर से, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करें। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज आ जाए और उसका लेवल क्या हो जाए? हाई, तो जाया करना चाहिए कि स्टोर करना चाहिए? स्टोर। ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म है, बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से एमसीक्यूज है, उसकी स्टोरेज फॉर्म को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। गौर से सुने, ग्लूकोज से अगर हम क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। हाँ जी, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। अब एक बंदा है, 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में चला गया है, तो उसका ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? कम। अब वो बाहर से ले नहीं रहा और बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, तो फिर ये स्टोर हम दोबारा किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में। समझ रहे कि नहीं? तो इस ग्लाइकोजन को बनाएंगे कि तोड़ेंगे? तोड़ेंगे, ताकि इससे दोबारा क्या बने? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की तोड़ को हम ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहते हैं। समझ रहे? लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन बनाना ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन को तोड़ना ग्लाइकोजीनोलाइसिस है। अब गौर से सुनेंगे, शाबाश। मेटफॉर्मिन यहाँ पे बहुत गेम खेलता है लीवर के अंदर। तो पेशेंट का शुगर लेवल क्या है? डायबिटिक पेशेंट ज्यादा है, शाबाश। एनीवन इन द क्लास आफ्टर थिंक फॉर अ व्हाइल, डू नॉट जंप डायरेक्टली। मेटफॉर्मिन ग्लाइकोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा, और ग्लाइकोजीनोलाइसिस को एक्टिवेट करेगा, इनहिबिट। इधर देखिए, ये दोनों प्रोसेस लीवर में होते हैं ना, तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन बनता है, तो उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। और से सुने, लीवर के अंदर हम ग्लाइकोजन को तोड़ते भी है, तो उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। समझ रहे? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब यहाँ पे इनहिबिट और एक्टिवेट करना है, ये मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बन जाता है। मेटफॉर्मिन अपने आप से पूछिए, उसका काम ग्लूकोज कम करना है कि ज्यादा करना है? कम करना है। बॉडी में ग्लूकोज कम करना है। गौर से सुने, शुगर का मरीज है, उसका ग्लूकोज पहले से क्या है? ज्यादा है। तो मेटफॉर्मिन का काम इधर क्या करना है? कम। तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो? ग्लाइकोजन, ताकि यहाँ पे कमी आ जाए। तो इट विल एक्टिवेट ग्लाइकोजेनेसिस। समझ गए? मेटफॉर्मिन चाहेगा कि ज्यादा ग्लाइकोजन बने ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा कि एक्टिवेट? एक्टिवेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। लेकिन गौर से सुने, मेटफॉर्मिन कभी भी नहीं चाहेगा कि ग्लाइकोजन तोड़े। अगर ये तोड़ दे हम, तो दोबारा क्या बनेगा? और हम ग्लूकोज ज्यादा नहीं बनना चाहते, तो मेटफॉर्मिन इस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा कि एक्सेलरेट? तो इट इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये सारा गेम फिजियोलॉजी का है। फिजियोलॉजी आती होगी, फार्माकोलॉजी इजी। ये फार्मा है ना, ये फिजियो के ऊपर चल रही है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पे लेके इसको क्या करेगा? हाँ जी, इनहिबिट करेगा। इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? ग्लूकोज को क्या रखना? कम रखना। समझ गए कि नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम, मेटफॉर्मिन प्रोमोट वेट लॉस। ये किस में काम करता है? वेट लॉस। आज भी बहुत सारे लोग मेटफॉर्मिन यूज करते हैं फॉर द पर्पस इसका वजन क्या हो जाए? कम हो जाए। इसका मतलब लेके इट प्रोमोट वेट लॉस। और डायबिटीज पेशेंट में वेट लॉस हमें चाहिए कि नहीं? हाँ जी, वेट लॉस चाहिए, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में। तो ये वेट लॉस कम करता है। तो आप लोग मुझे ये बताएं, देयरफॉर इंक्रीजेस, हाँ जी, एनीवन, वेट अगर कम हो जाए तो फैट क्या होगी? कम होगी। तो GLUT4 के ऊपर इंसुलिन को काम करना आसान होगा कि मुश्किल? आसान। इसलिए वेट लॉस की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इंसुलिन। देयरफॉर इंक्रीज इंसुलिन
सेंसिटिविटी। अब समझ गए कि नहीं? तो दिस इज द पॉइंट यू पीपल शुड नो फॉर दी मेटफॉर्मिन। इन लोगों ने सिर्फ 2 एक्शन लिखे, लेकिन आप लोगों ने ये 4 याद रखने हैं, ठीक है जी। मेटफॉर्मिन का मेन काम ये 4 एक्शन है। अब मेटफॉर्मिन के अंदर आते हैं इसकी जनाब यूजेस की तरफ, इसकी यूजेस क्या है। तो लेके व्हाट आर द यूजेस, और से सुने। अ यंग ओबीस पेशेंट प्लस DMT, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक यंग बंदा है, चाहे ओल्डर भी है, नो प्रॉब्लम, एज इज नॉट मैटर, लेकिन वैसे एक यंग बंदा जिसको पहले से क्या हो, ओबेसिटी, और उसको DMT हो, तो हमने शुगर भी कम करना है और वेट लॉस भी करना है। ओबेसिटी है ना, तो वेट लॉस भी करना और शुगर भी कंट्रोल करना किसका काम है? मेटफॉर्मिन। तो ओबीस पेशेंट के अंदर डायबिटीज में द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन। अगर एग्जाम में मेटफॉर्मिन नहीं है तो वो बेगुनाइट देते हैं, कहते हैं क्योंकि मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू बेगुनाइट फैमिली। नंबर 2, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अ यंग फीमेल। अब ये फीमेल के लिए स्पेशल, फीमेल केस के अंदर इंपॉर्टेंट, यंग फीमेल शी इज ओबीस, यंग फीमेल ओबीस प्लस पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। याद है, अगर फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाए तो उसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इस केस के अंदर 98% फीमेल क्या होती है? ओबीस। और इसको हम बता दें कि वेट क्या करें? लॉस। द बेस्ट ऑप्शन इज मेटफॉर्मिन। हम क्या देंगे? मेटफॉर्मिन। इसका मतलब यह है ये इसकी गायनी यूज है। तो ओबेसिटी प्लस डायबिटीज टाइप 2, मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ओबेसिटी प्लस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इन फीमेल, आंसर इज मेटफॉर्मिन। ठीक है जी, ये दोनों यूजेस आप लोगों ने याद रखने हैं। आखिर में आते हैं साइड इफेक्ट्स। हर एक ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेटफॉर्मिन की जो साइड इफेक्ट्स है ना, एग्जाम में 2 पॉइंट्स आते हैं, लोग गलत करके आते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट लेके GIT अपसेट। कुछ लोगों को एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डायरिया कराता है, मतलब इट इज नॉट डिफाइनेबल। मेटफॉर्मिन लेने से एक बंदा कहे कि यार पेट में हल्की हल्की पेन हो रही है, एक कहते यार ब्लोटिंग हो रही है, एक कह रहे यार थोड़ा सा मैदे पे दर्द आ रहा है। इन सबको ओवरऑल कहते हैं GIT अपसेट। क्या कहते हैं? GIT। सो द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन दैट इज कॉल्ड GIT अपसेट, साथ में लेके मोस्ट कॉमन। लेकिन इसके साथ साथ एक एग्जाम में आता है मोस्ट डेंजरस। कौन सा? मोस्ट डेंजरस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है मोस्ट कॉमन, 100 में से 90% लोगों को क्या होता है? GIT अपसेट। लेकिन 100 में से 2 बंदों को, रेयर है, होने पे बहुत कम होता है, लेकिन मोस्ट क्या है? लैक्टिक एसिडोसिस कराता है। क्या कराता है? लैक्टिक एसिडोसिस। और आप लोगों को पता है जब एसिड बनेंगे तो बॉडी का pH कम हो जाता है। क्या हो जाता है? pH कम। और कम pH पे ज्यादातर एंजाइम काम नहीं करते। तो लैक्टिक एसिडोसिस इज गुड फॉर द किडनी और बैड? बैड फॉर द किडनी। इसीलिए मेटफॉर्मिन इज कंट्रा इंडिकेटेड रीनल फेलियर। एक पेशेंट है, उसका किडनी खराब है, उसके दोनों गुर्दों फेल है, उसको पहले से एसिडोसिस है, और आप इसको मेटफॉर्मिन भी देंगे तो उसका प्रॉब्लम बढ़ेगा कि नहीं? मेटफॉर्मिन हम रीनल फेलियर के पेशेंट में नहीं दे सकते। उसकी अल्टरनेट क्या देंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है, ये इसका रेयर इफेक्ट है, लेकिन ना डेंजरस है। और एक और, मेटफॉर्मिन अगर ज्यादा कोई लेगा, ज्यादा कोई लेगा तो ये वेट लॉस कराता है। क्या कराता है? वेट लॉस। क्योंकि इसका एक काम क्या है? वेट लॉस। तो वेट लॉस भी इसका एक क्या है? साइड ऑफ इफेक्ट है। ठीक है जी। अब आते हैं इसकी जनाब लेके कंट्रा इंडिकेशन कि कहाँ पे नहीं दे सकते। मेटफॉर्मिन कुछ एरियाज में हम नहीं दे सकते। तो कंट्रा इंडिकेशन के अंदर लेके रीनल इनसफिशिएंसी। रीनल इनसफिशिएंसी से हमारा क्या है? रीनल फेलियर है। इसका मतलब यह है कि गुर्दा पहले से फेल है, तो हम इसमें मेटफॉर्मिन इस्तेमाल नहीं करते। इट इज गुड टू आस्क अबाउट रीनल स्टेटस। पहले से बंदे से पूछे कि आप गुर्दे का मरीज तो नहीं है। अगर आप किसी को क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? मेटफॉर्मिन देंगे। और दूसरी लिखे हेपेटिक फेलियर। किसमें? हेपेटिक। अगर इसको CLD है, लीवर का कोई इशू है, तो हेपेटिक फेलियर में भी हम मेटफॉर्मिन अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका मेन काम कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। तो अगर लीवर खुद खराब है तो ये काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो हेपेटिक फेलियर में भी नहीं दे सकते। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये हार्ट फेलियर में भी नहीं दे सकते। तो लेकिन ये 2 मेन है, और एग्जाम में रीनल फेलियर ज्यादा आता है। ठीक है जी। अब आते हैं इसकी गोल्डन स्टेटमेंट। इसके नीचे लेके नोट में लेके मेटफॉर्मिन इज, ये स्टेटमेंट गोल्डन स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हर एक चीज कवर करता है। आप लोगों के जितने सवालात जहन में आते हैं ना, इसका आंसर कराने वाला यह स्टेटमेंट है। फिर से, मेटफॉर्मिन इज ए यूग्लाइसेमिक एजेंट। मीन कि मेटफॉर्मिन चाहे जितनी डोज में आप ज्यादा देंगे ना, इसका काम हाई शुगर को क्या करना है? कम। लेकिन वंस दे रीच टू नॉर्मल लेवल, ये नॉर्मल से शुगर को कम नहीं लाता। ये हाई को नॉर्मलाइज करता है, लेकिन नॉर्मल को लो नहीं करता। तो मेटफॉर्मिन डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना। और ऐसा ड्रग
जो हाई को लो करे लेकिन नॉर्मल से मजीद लो ना करे, और वो शुगर को कहाँ पे रखे, नॉर्मल पे, उसको यूग्लाइसीमिक एजेंट कहते हैं। तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मेटफॉर्मिन डू नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि यहाँ पे हजार सवाल आते हैं कि पीकास के पेशेंट में अगर आप मेटफॉर्मिन सिर्फ वेट लॉस के लिए देंगे तो उसका शुगर भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मेटफॉर्मिन अगर ज़्यादा यूज़ करें तो मैंने यहाँ पे कभी भी साइड इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लिखा है। इसीलिए बिना सोचे समझे बिना डरे हुए जो बंदा ओबीस है उसको DM2 है उसको क्या स्टार्ट करे, मेटफॉर्मिन। अगर वो शुगर कम नहीं करेगा ना तो वो हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करेगा। और शुगर के मरीज में डरे किस चीज़ से, हाइपोग्लाइसीमिया से। क्योंकि ग्लूकोज एकदम कम हो जाए ना तो बंदा गिर जाता है, क्योंकि शुगर ग्लूकोज तो ब्रेन को चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस, और मेटफॉर्मिन की वजह से ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो, कम नहीं होता। तो बेस्ट ड्रग है कि नहीं है, इट इज द बेस्ट ड्रग। और कुछ लोग कहते हैं ना, जब इसकी गोली लोग लेते हैं वो कहते हैं इसका टेस्ट कुछ अजीब तरह होता है, इसको मेटालिक टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटालिक, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलिए ब्रेक करें, इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे ड्रग रहते हैं और डिस्कस करें।